Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting. And today we are gonna learn about low value assets. That is the part of IFRS 16, and you can say that is the exception within IFRS 16 to major leases. Other than that, if you haven't watched my previous videos, तो जाके वो देख लें and वीडियो को लास्ट तक देखेगा because I will be discussing very important points and key points during this video. तो अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आए शुरू करते हैं लो वैल्यू एसेट्स के बारे में। लो वैल्यू एसेट्स ये एक एक्सेप्शन है IFRS 16 की, मैं पहले भी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। आपने अगर वो चीज़ें नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियोस में IFRS 16 की जो मेरी हैं सीरीज़ जो मेरी ऑलरेडी वैसे चल रही है नंबर वाइज, लेकिन आप जाके प्रीवियस वीडियोस IFRS 16 की स्पेशली देख लें ताकि आपको पता चल सके लो वैल्यू एसेट्स क्या होते हैं। बाकी हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे अभी। तो लो वैल्यू एसेट्स को देख लेते हैं। लो वैल्यू एसेट्स एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने कहा कि IFRS 16 की एक्सेप्शन है कि नॉर्मली तो हम ये कर रहे होते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाते हैं एंड देन जो है उसकी लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, राइट और यूज एसेट कैलकुलेट करते हैं और उसकी जो है रिकॉर्डिंग कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो लो वैल्यू एसेट्स की अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी आसान भी है एज कम्पेयर टू, क्योंकि इसको हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पर कर रहे होते हैं सिंपली, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। लो वैल्यू एसेट्स की कोई एक सच डेफिनेशन नहीं बताई IFRS 16 ने। लो वैल्यू एसेट्स एक जनरल आप अमाउंट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5000 से कम जो भी होगा वो लो वैल्यू एसेट होगा। तो नॉर्मली एग्जांपल यही हो सकती हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं कि टैबलेट्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए या लैपटॉप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है वो लो वैल्यू एसेट्स में एज पर IFRS 16 क्लासीफाई होती हैं अगर आप वो चीज़ें लीज पे ले रहे हों तो आए इसको रीड करते हैं। IFRS 16 leases does not specify a particular monetary amount, कोई monetary amount नहीं बताया, below which an asset would be considered low value। क्लियर है? Although the basis for conclusion indicates a value of $5,000 as a guide, the standard also gives the following example of low value assets: tablets, small personal computers, telephones, small items of furniture। सही है जी। The assessment of whether an asset qualifies as having a low value must be made based on its value when new। जब नया आप खरीदेंगे तब उसकी क्या वैल्यू है उससे आपने आइडेंटिफाई करना है। Therefore, a car would not classify as a low value asset even if it was very old at the commencement of the lease। सही है। तो नई जो उसकी प्राइस होगी, बिल्कुल नए की जो प्राइस होगी उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है। एग्जाम फोकस पॉइंट ये है कि आपने एग्जाम में देखना है कि कहीं वो लो वैल्यू एसेट तो नहीं है। और एग्जाम में एट FR लेवल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल या F7 लेवल, आपने ये देखना है कि वो आइटम क्या है। उससे ज़्यादा आपको अच्छा आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर बहुत छोटा कोई आइटम है, कोई प्लांट नहीं है, मशीनरी नहीं है, ऐसे कार नहीं है, व्हीकल नहीं है, तो इसका मतलब वो हो सकता है अगर इन चीज़ों में से मोस्टली अगर आप देख सकें तो नॉर्मली वो आपको एग्जामिनर इसी तरह की चीज़ें दे रहा होगा, तो आपने उसको लो वैल्यू एसेट क्लासीफाई करना है। और अगर आपको लिखना पड़ता है तो आप लिख कर उसको बताएंगे ये लो वैल्यू एसेट्स है एज पर IFRS 16 एक्सेप्शन। सही है। और दूसरा मैं एक थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी बता दूं कि इन वन ऑफ माय इंटरव्यू एग्जामिनर ने इंटरव्यूअर ने भी ये पूछा था कि लो वैल्यू एसेट्स क्या होते हैं और IFRS 16 के एक्सेप्शंस क्या होती हैं। तो नॉट जस्ट कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी फ्यूचर में आप जब इंटरव्यू वगैरह देंगे तो उधर भी बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये एक्सेप्शन का बेसिकली मकसद यही होता है कि वो लो वैल्यू एसेट्स के बारे में पूछ रहा है। सो आई थिंक इट वाज वेरी इजी बट समटाइम्स इट गेट्स ट्रिकी। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं छोटी सी, जो है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से बोल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई करना है। नॉट वेरी डिफिकल्ट बाय द वे। लाइक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, जैसे कि डेप्रिसिएशन होती है, क्या कर रहे होते हैं कि आप वैल्यू ऑफ द एसेट ले रहे होते हैं, उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ईयर से, या जो लीज टर्म होती है या फिर लाइफ ऑफ द एसेट होती है उससे आप डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसी तरीके से इसको भी करना होगा और उस तरीके से नहीं करेंगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू टेबल इसमें नहीं बनेगा, कोई प्रेजेंट वैल्यू टेबल नहीं बनेगा। ठीक है। तो इस एग्जांपल है टैगर्ड की, मेरे पास एग्जांपल नंबर 4। ऑन 1 अप्रैल 2006 टैगर्ड एक्वायर्स, अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा हम पहले पढ़ते हैं, तो शो द इम्पैक्ट ऑफ दिस लीज अरेंजमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टैगर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। हम इसको कंसिडर करें।
ठीक है, अब एग्जांपल हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2006 टैगर्ट एक्वायर्स टेलीफोन फॉर इट्स सेल्स फोर्स अंडर अ 2-year लीज एग्रीमेंट। 2 साल की लीज एग्रीमेंट या अरेंजमेंट है। द टर्म्स ऑफ द लीज रिक्वायर एन इनिशियल पेमेंट ऑफ $2000। शुरू में वो एक तरह से पेमेंट दे रहा है कि 2000 की फॉलोड बाय 2 पेमेंट्स 8000 ईच ऑन 31 दिसंबर 2007 एंड 2008 में जो है ये मजीद 8,000 डॉलर्स की ये पेमेंट करेगा। इनिशियली 2000 पे कर रहा है, तो हमने क्या करना है, सिंपली इसकी रेंटल्स निकाल लेने हैं। किस तरीके से आए सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन में लिखा है IFRS 16 लीजेस परमिट्स अ सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट फॉर एसेट विद अ लीज पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लो वैल्यू एसेट्स तो हो गए, लेस देन, इसमें दो चीज़ें हैं ना बेसिकली लो वैल्यू एसेट्स के अंदर। एक जो जिनकी लाइफ 12 महीने से कम हो यानी 1 साल से कम हो, और जिनकी जो लो वैल्यू एसेट्स हो, सही है, और लेस और ऑफ लो वैल्यू। Although the standard does not give a numerical definition of low value, it does give examples of types of assets that may be included, and this includes telephones. The simplified treatment allows the lease payments to be charged as an expense over the lease period, applying the accrual concept। सही है जी, क्योंकि कुछ पेमेंट इसमें आप देख सकते हैं कि 2000 की हो गई है, कुछ रिमेनिंग है, तो हमने सिंपली वही जो अक्रूवल और प्रीपेड वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो इधर अप्लाई करना है। आपको होपफुली याद होगा, F3 लेवल पे आपने पढ़ा है। तो आपने क्या करना है भाई, एनुअल लीज रेंटल एक्सपेंस किस तरीके से कैलकुलेट होगा, टोटल रेंटल्स पेबल जितने टोटल हैं वो डिवाइड कर देने टोटल लीज पीरियड से। सही है, टोटल रेंटल्स पेबल डिवाइड कर देने टोटल लीज पीरियड यहाँ पर 2 इयर्स है, तो टोटल रेंटल पेबल कितने हैं, 2000, 8000 एंड 8000, राइट। उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 इयर्स से, तो हमारे पास आ जाएगा 6750। सही है, एक्सपेंस टू 31 दिसंबर कितना आएगा। अच्छा, वैसे तो ये ज़्यादा आएगा, अगर आप देखें तो ये अगर आप करेंगे बनता है 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर आप इसको देखें, मैंने क्या किया हुआ है, 9,000 जो है 9,000 कुछ बन रहा था ये, लेकिन मैंने इसको क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 किया हुआ है, क्योंकि प्रोरेट करेंगे हमारे इस मंथ का जो ईयर एंड है ना, वो है 31 दिसंबर 2006 और ये स्टार्ट हो रही है लीज, तो हम इसको प्रोरेट कर रहे हैं बेसिकली। सही है, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमने बेसिकली प्रोरेट किया है। रिमेनिंग जो है वो अक्रूवल और जैसे प्रीपेड का हमारा कॉन्सेप्ट होता है उस तरीके से कैलकुलेट होगा, जो रिमेनिंग है वो अगले साल में चला जाएगा। This the expense in this period of 6750 is not the same as the payment of 2000, so we need to accrue an additional expense of 4750। बाकी रिमेनिंग अक्रूवल बन जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि हमसे इसने यही पूछे हैं बेसिकली। लीज रेंटल एक्सपेंस हमारे 6750 आ जाएंगे इस साल के, क्योंकि यही आपका एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये आ जाएंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी आपकी अक्रूवल 4750। सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। ये था हमारा एक एक्सेप्शन एज पर IFRS 16। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। और तो अच्छा हाँ, एक मैंने जो पॉइंट यहाँ पे बताना था कि मैंने ये बोला था कि मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी बोला हुआ है कि आप अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करके प्रिपरेशन कर रहे हैं F7 की, तो आप साथ में BPP पढ़ लें या फिर ACCA स्टडी हब का जो मटेरियल है वो पढ़ लें। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नोट्स किट्स आप कर सकते हैं, चाहे BPP करें या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें ACCA स्टडी हब से, या फिर आप कैपलन किट से करें, तो इट डजेंट मैटर, उसका मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन की बात करें, नॉलेज की बात करें, जो हमारी एग्जांपल्स होती हैं, तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, और साथ में कोई एक चीज़ मजीद अगर आप करना चाहते हैं फॉलो तो वो कर लें। कैपलान आपको बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी कवरिंग दैट होल बुक इंशाल्लाह, तो आपने, और मैं उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग भी दूंगा, तो आपको उसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैपलान मैंने पढ़ी नहीं है या कैपलान जो है मैंने देखी नहीं थी एग्ज़ाम में जाते वक्त। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।